Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and myself, Mrs. Vaijayanti Patil, Assistant Teacher. Dear students, today we are going to study a new topic, a new poem, that is 2.5 Father Returning Home of 12th Standard Arts, Commerce, Science. So this is a poem you have prescribed in your syllabus. Let's start to this poem. Father Returning Home. The writer or the poet is Dilip Chitre. He is an Indian writer. Father Returning Home. This poem is written by Dilip Chitre, Indian poet as well as filmmaker as well as painter in modern era. So let's see some information about our poet, that is Dilip Chitre. Dilip Purushottam Chitre, who was born in 1938 and was died on 2008, was a notable Indian poet, critic, painter and filmmaker of modern era. He received the prestigious Sahitya Akademi Award both for poetry as well as for his well-known translation work Says Tuka, popular Abhangas, means spiritual poems by Sant Tukaram. हमारे आज के जो पोएट है जिन्होंने हमारी जो मोस्ट फेमस पोएम है फादर रिटर्निंग होम ये लिखी है, वो एक फेमस पेंटर, फिल्म मेकर, टीचर भी थे एज वेल एज इंडियन पोएट एंड क्रिटिक भी थे. उनके बहुत सारे वर्क्स फेमस है. उनमें से उनकी पोएट्री की बुक के लिए और उनके ट्रांसलेशन के लिए जिन्होंने संत तुकाराम के जो भी अभंगास थे लिखे थे, उनके ट्रांसलेशन के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. और ही हैड स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क ऑफ सेंट इन मराठी एट द एज ऑफ 16. उनके उम्र के 16 एज से उन्होंने ट्रांसलेशन का उनका जो काम था वो शुरू किया था. मेजर थीम्स वाज इन हिज वर्क वेयर देयर एक्साइल, अलाइनेशन, सेल्फ इंटीग्रेशन एंड डेथ. उनकी जो वर्क्स है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स कौन से हमें दिखाई देते हैं, तो एक्साइल का मतलब है एक्सपेयरनेस, अकेलापन, या अलाइनेशन का मतलब है सेपरेशन, सेल्फ इंटीग्रेशन एंड डेथ. ये जो थीम्स है इनके वर्क्स में हमें मोस्ट ऑफ टाइम्स दिखाई देती है. सो दिस इज अबाउट आवर पोएट दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे. इनकी एक बुक है ट्रैवल इन द केज, इनमें से ये पोएम ली गई है. वो बहुत ही फेमस वन बुक है, वन एंड ओनली बुक है. उन्होंने पोएट्री कलेक्शन लिखा था तो उनमें से ये पोएम ली गई है. सो लेट्स सी अबाउट द पोएम. फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस पोएम by this Indian poet. It is an autobiographical poem where the poet shows the loneliness and world weariness of an old man in the modern society by depicting a picture of his own father returning home from work. ये जो पोएम लिखी गई है दिलीप चित्रे, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिन्होंने उनके खुद के फादर के लिए ये पोएम लिखी गई है. जो भी ओल्ड मैन है इधर डिस्क्राइब किया गया है, वो जो एलिमेंट्स इधर यूज किए थ्रू आउट दिस पोएम हमें दिखाई देते हैं. एक ओल्ड डिपिक्शन है ओल्ड मैन के, जो भी हमें अभी के सोसाइटी में दिखाई देते हैं. जो पिछली जनरेशन थी उसमें से जो ओल्ड मैन का पिक्चर है, उनका अलाइनेशन है या सेपरेशन है, सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली है, और जो वर्कलोड या स्ट्रेस वो फेस करते थे अभी जो जनरेशन गैप की वजह से, तो ये हमें इस थ्रू दिस पोएम से दिखाई गया है. The poem is a true account of the poet's father Purushottam Chitre's life in 1957 when they moved from Baroda to Mumbai. ये जो पोएम में जो फादर का डिपिक्शन किया है दिलीप चित्रे, इन्होंने एक कब का इंसिडेंट है, 1957 में इनके फादर जो थे वो बड़ौदा से मुंबई जब शिफ्ट हुए थे, तो उनका जो वो मुंबई में काम करते थे, तो उनका जो डेली रूटीन था वो इधर डिस्क्राइब किया गया है. द पोएम इज एक्सप्रेसिव ऑफ द पोएट्स फीलिंग्स फॉर हिज फादर एट अ लेटर स्टेज. एक्चुअली ये जो पोएम में जो फादर का इधर डिपिक्शन दिया गया है, ये बहुत लेट हमें दिलीप चित्रे को समझ में आया. जब उनके एज के वो हो गए उसी वक्त उनको समझ में आया कि उनके फादर ने कितना डेडिकेशन से काम किया था.
या वो होल फैमिली में अकेले कमाने वाले इंसान थे, फिर भी उनको जितना रिस्पेक्ट चाहिए था उतना उनको मिला नहीं था. He realized how neglected and uncared for his father was, even after being the lone bread earner for the family. मतलब उनके जो फादर थे वो कितने निग्लेक्टेड थे होल फैमिली से. एक अकेला इंसान है जो पूरे उनके फैमिली के लिए होल हार्टेडली काम करता है, दिन भर काम करके घर जब लौटता है तो उनको जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी तो उनको नहीं मिलती है. ये भी दिलीप चित्रे के फादर के साथ भी ऐसा ही हुआ था. और ये उनको कब समझ में आया, कब ये सब जो पेन था, उनकी सिचुएशन थी, उनको कब समझ में आई, जब दिलीप चित्रे उनके एज के हो गए, उस वक्त जब ओल्ड हो गए उसी वक्त उनको भी समझ में आया कि उनके फादर ने भी कितनी पेनफुल सिचुएशन से वो गुजरे हैं, कितना दुख सह गया होगा उनसे. ये सब डिपिक्शन इस पोएम में अभी हमें देखने को मिलने वाला है. So in this part we are going to see the first stanza because the whole poem is of about 25 lines. So 2 stanzas are there and each stanzas is of 12 and the second stanza is of 13 lines. So in this video we are going to see the first part of this poem, that is the first stanza only. So let's start. This is the line 1, 2, 3, 1, 2 and 3. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. अभी इधर जो फादर का डिस्क्रिप्शन दिया है आप इधर पिक्चर में भी देख सकते हो. जो व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है वो उनके फादर है. उनके फादर जो है वो कैसे ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से करते हैं, लोकल से करते हैं. और कब, ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन. दिन भर काम करने के बाद उनको देर रात तक काम करना पड़ता है, उसके बाद वो थके हुए घर वापस आते हैं ट्रेन से. स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स, बैठे नहीं है, उनको जगह भी नहीं है बैठने के लिए. दिन भर काम किया है लेकिन लोकल में या ट्रेन में उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं है. वो स्टैंडिंग है, खड़े होके अब ट्रैवलिंग कर रहे, यात्रा कर रहे. अमंग साइलेंट कम्यूटर्स, कम्यूटर्स मतलब जो डेली जॉब करने के लिए जाते हैं या फिर आते, जो हर रोज के जो यात्री है उनको हम कम्यूटर्स बोलते हैं. जो काम के लिए बाहर जाते हैं फिर ट्रेन से वापस आते हैं, इनका हर रोज का जो रूटीन रहता है उन लोगों को कम्यूटर्स बोलते हैं. वो भी कैसे, साइलेंट वन है, किसी के साथ बातें नहीं कर रहे हैं, साइलेंट वन है. स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. अभी देर रात का सीन है तो येलो लाइट है. येलो लाइट भी क्या इंडिकेट करती है, डलनेस. सो सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. सबब मतलब ट्रेन से जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं जो हमें सबब्स दिखाई देते हैं. सबब्स मतलब मेन सिटी के जो आजू बाजू के जो भी उपनगर हम उसको बोल सकते हैं, जो शहर होते हैं या उपनगर होते हैं उनको हम सबब्स बोलते हैं. वो कैसे, बहुत ही अच्छे हैं लेकिन ग्रीनरी है, हाउसेस होते हैं, अच्छा रोड है. जब भी हम फ्रेश मूड में होते हैं तो हम एंजॉय कर सकते हैं ये सबब का नजारा जो होता हुआ है. लेकिन इधर सब जो सबब्स है, जो उपनगर है, वो कैसे पास्ट हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं उनकी आंखों से, अनसीइंग आईज, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं इस सारे नजारे में. ऐसा क्यों होता है, जब हम सालों से उसी रास्ते से जब ट्रैवलिंग करते हैं तो वही चीजें बार बार देखने में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है. और ऐसी कुछ सिचुएशन जो है वो पोएट के फादर की है, क्योंकि बहुत सालों से वही रास्ते से गुजर रहे हैं. तो जो सबब्स है वो देखते हुए है, लेकिन अभी वो अनसीइंग आईज हैं उनके, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि दिन भर उन्होंने काम किया है, थके हुए है वो. सो अनसीइंग आईज से जो सबब्स है वो पास हो रहे फास्टली. So this is the analysis of these 3 lines. The speaker begins by describing the daily routine of his father on his way back home after an exhausting day. The speaker's father travels on the late evening train. He does not engage in any conversation with the other commuters in the train. The silence and the unseeing eyes of the speaker's father show that he is a lonesome human who finds little joy in the company of others. अभी हमने देखा कि जो फादर है दिलीप चित्रे के, या इधर फादर का जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो कैसे है, जो भी कम्यूटर्स है
बाकी के लोग हैं वो भी साइलेंट वन है, किसी के साथ बातें करने में उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो लोनली है, अकेले है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सो दिस इज द लोनलीनेस। ये जो थीम है थ्रू आउट दिस 3 लाइन्स हमें दिखाई देती है। सो नेक्स्ट लाइन्स फ्रॉम 4, 5, 6 and 7. His shirts and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night. उनका जो शर्ट है वो कैसा है और पैंट्स भी है वो कैसी है, सॉगी है, वेट है, एंड इज ब्लैक रेनकोट। अभी रेनकोट यूज करते हैं हम रेनी सीजन में। अभी हमने फर्स्ट स्टांजा में भी देखा कि जो मानसून लाइट है या जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो रेनी सीजन का है। इधर भी हमें दिखाई देता है कि बहुत बारिश की वजह से भी उनका जो शर्ट है या पैंट है वो गीली हो चुकी है और उसी कंडीशन में ही वो ट्रैवलिंग कर रहे, घर वापस जा रहे हैं। एंड हिज ब्लैक रेनकोट, उनका जो काला रेनकोट है वो कैसा है, स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स। उनका जो रेनकोट है उन पे मिट्टी के धब्बे लगे हुए हैं, बहुत गंदा हो गया है। एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स, उनकी जो बैग है वो पूरी भर गई है बुक से, और वो कैसी है, ओल्ड वन है, ब्रोकन है, वो फटी हुई है। तो उसमें से जो बुक्स है उनके बैग में वो बाहर आ रहे, इज फॉलिंग अपार्ट, बाहर आ रही है। हिज आईज डिम्ड बाय एज, उनकी जो ओल्ड एज है उसकी वजह से उनकी जो आईज है वो कैसे फेंट हो गई है, धुंधली है उनकी आंखों में अभी दिखाई देती है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, वो कैसे आ रहे घर अपनी वापस, कैसे आ रहे हैं, जो मानसून लाइट है, जो अब बारिश का सीजन है, देर रात तक काम करने के बाद वो जब वापस घर आ रहे हैं बहुत ही थके हुए हमें इधर दिखाई देते हैं। So this is the analysis of line 4 to 7 lines. The soggy shirt and pants imply that his job requires a lot of hard work. The father muddy raincoat and the dilapidated means old and broken bag also mean that his own mental and physical state is in terrible condition. अभी जो इधर बैग दिखाई दी गई है वो किसे कंपेयर की गई है, उनके मेंटल कंडीशन से भी कंपेयर किए गए हैं। वो भी कैसे ब्रोकन है, लोनली फील करते खुद को, किसी के साथ बातें नहीं करते। ये जो अभी जनरेशन गैप का इधर हमें सैडनेस है या मोनोटोनस सिचुएशन है ओल्ड पीपल की, वो हमें इस पोएम में दिखाई देती है। बर्डन बाय द लोड ऑफ वर्क एंड टायर्ड ऑफ लीडिंग अ लाइफ ऑफ मोनोटोनी, द स्पीकर्स फादर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न मैन कॉट इन द क्लचेस ऑफ अ मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस एंड डिप्राइव्ड ऑफ ऑल स्पिरिचुअल जॉय। अभी ये जो दिलीप चित्रे के जो फादर का जो डिस्क्रिप्शन है वो किसे हम इम्प्लाई कर सकते हैं, हम हमारे पूरे सोसाइटी में जो भी ओल्ड पीपल है, जो भी निग्लेक्ट वन है, उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। वो कैसे खुद को बहुत ही लोनली फील करते हैं, अकेले महसूस करते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस कैसा है, अस्तित्व कैसा है, बहुत ही मीनिंगलेस है, जिन्होंने अपने पूरे फैमिली के लिए उनका होल हार्टेडली जो लाइफ था वो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, फिर भी वो निग्लेक्टेड वन है, कोई भी उनके लिए केयर नहीं करता। ये पूरी सिचुएशन जो है दिलीप चित्रे उनके फादर के थ्रू इस पूरे सोसाइटी के लिए मैसेज दे रहे हैं। So this is the next line from 8 to 9. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. अभी जो फादर है वो घर जाने के लिए ट्रेन से उतर रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। इस लाइन से हमें दिखाई देता है कि जो इमेजरी इधर पोएट ने यूज की है बहुत ही बेहतरीन यूज की है। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, मेटाफोरिकली के इधर डिस्क्रिप्शन दिया है दिलीप चित्रे ने। उन्होंने क्या बताया है कि कोई भी पैराग्राफ हो, वो सपोज उनमें से एक वर्ड भी ड्रॉप किया गया तो किसी से उस पैराग्राफ का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, हम पूरा मीनिंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ही ये पूरी भरी हुई ट्रेन से कोई एक आदमी सपोज उतर गया तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जैसे पूरे लॉन्ग सेंटेंस में से एक वर्ड ड्रॉप किया तो उस सेंटेंस को या सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से जो ये दिलीप चित्रे के फादर है जब ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो किसी को भी कोई भी केयर नहीं करता है उनके लिए, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ लाइन 8 and 9. In this line, his getting off from the train has been compared by the poet of the dropping of a word
from a long sentence. It is so significant that no one notices as no one bothers when one word drops from a long sentence. किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बॉदर नहीं करता कि एक सेंटेंस, एक लॉन्ग सेंटेंस से एक कोई वर्ड गिरता है या हम उसको स्किप किए तो उसका मीनिंग भी बिल्कुल चेंज नहीं होता। उसी तरह से इनके फादर भी भरे हुए ट्रेन से सपोज उतर गए, गेटिंग ऑफ हो गए, तो किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एन इंडिकेशन हाउ एल्डरली पीपल बिकम अनइम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी एंड दे आर अलाइनेटेड। एक किससे कंपेयर करना चाहते हैं दिलीप चित्रे कि जो एल्डर पीपल है, जो ओल्ड पीपल है, वो बाकी सोसाइटी के लिए कितने अनइम्पोर्टेंट है और कितने सेपरेटेड है सोसाइटी से, ये इंडिकेट करना चाहते हैं इस दो लाइन से। सो नेक्स्ट लाइन, he hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane, his chappals are sticky with mud but he hurries onward। आपको भी पता चलता है कि इधर जो दिलीप चित्र के फादर है बहुत ही निग्लेक्टेड वन है, कोई भी उनके लिए केयर नहीं करता या किसी के साथ वो बातें भी नहीं करते, बहुत ही अलाइनेट सेपरेटेड पर्सन है। फिर भी वो घर कैसे जा रहे हैं, हरीडली, मतलब फास्ट जा रहे। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म। इधर ग्रे कलर जो यूज किया है वो भी डलनेस इधर इंडिकेट करता है। जैसे ओल्ड पीपल जैसे ग्रे जो सोसाइटी से आउट ऑफ डेट हो गए हैं, वैसे ग्रे प्लेटफॉर्म जो है वो क्या दिखाता है इधर, डलनेस। क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रॉस किया है, अभी लेन में उन्होंने एंटर किया है और उनके जो चप्पल्स है वो कैसे है, स्टिकी वन है, स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि उनका रेनकोट जो था वो मड से गंदा हो गया था, मिट्टी लगी थी। वो किसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने चप्पल पहने थी। इधर भी उनकी जो चप्पल है वो मिट्टी से स्टिकी हो गई है, उनको वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी उसी कंडीशन में वो क्या कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं हो जो मिट्टी है वो साफ करे और अच्छे से जाए, लेकिन वो जल्दी में फास्टली घर जा रहे हैं। सो एनालिसिस ऑफ दी these lines, after getting off the train the father hurries towards his home, he crosses the grey platform and the railway line and finally enters the lane. His sticky with mud chappals can't prevent him hurrying onward. उनकी जो स्टिकी चप्पल थी जो मिट्टी से लथपथ हो गई थी वो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे उसके लिए, वो फिर भी वो फास्ट उनके घर जा रहे हैं। The poet has used the word hurries twice to bring in a sense of escapism from the dull humid atmosphere। इधर पोएट ने, दिलीप चित्रे ने जो 2 बार हरीज वर्ड यूज किया है वो क्या इंडिकेट करता है, एस्केपिज्म, सुटका। ओके, सो ग्रेट प्लेटफॉर्म, द मडी स्ट्रीट्स वेयर नो वन कुड केयर फॉर हिम। प्लेटफॉर्म में से वो घर जा रहे, मडी स्ट्रीट है जिसमें बहुत सारे मिट्टी का रोड है, उसमें से वो घर जा रहे, जस्ट वांट सम सोलेस एट हिज ओन होम। वो घर जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी शांति उनको उनके माइंड को मिले। वो दिन भर काम करके थके हुए हैं और यही इंडिकेशन है कि जल्दी जाके घर थोड़ा आराम करे, कोई किसी से बात करे, या फिर भी जो लोनलीनेस है उनके माइंड में अभी भी दिखाई देता है। उनके डल ग्रे आईज भी हमें दिखाई देते हैं, वो फेंट हो गए हैं, उनकी जो आंखें हैं वो धुंधली हो गई है। पूरी मानसून जो नाइट जो डलनेस इधर थ्रू आउट दिस स्टांजा डिस्क्राइब किया गया है दिलीप चित्रे ने, या हमें फर्स्ट स्टांजा में दिखाई देता है। So this is about the first stanza. We will see the next part or remaining part of this poem into next video. Thank you.